बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद वसीम चौधरी फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। Dear students, Assalamu alaikum. From 9th class physics, chapter number 5, gravitation. Today our topic is mass of earth, ज़मीन का मास। ये आज का हमारा टॉपिक है। बेटा ये टॉपिक एज ए लॉन्ग जो है वो एग्ज़ाम्स में आता है, लॉन्ग टॉपिक के तौर पर 5 और 4 मार्क्स के लिए, तो इसको एज ए लॉन्ग लेना है आप लोगों ने। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलता रहा, उसकी रिलेशनशिप हमने पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया, ड्राइव किया उसकी इक्वेशन को, वहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताई, फिर रिलेशनशिप क्रिएट किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और न्यूटन थर्ड लॉ का, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ, इसके अबाउट हम लोगों ने डिस्कस किया। आज उसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जिसमें 2 मासेस हैं, 2 मैसेज लेते हैं और उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोगों ने ड्राइव करना है मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास। अब लेट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 जो मासेस लिए थे, मैसेज लिए थे, एक को M1 का नाम दिया था बेटा, एक को हमने M2 का नाम दिया था। हमने कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर एवरी ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ये प्रीवियस बता रहा हूँ बेटा आपको। M1 M2 उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज कौन से मैसेज हैं? एक ऑब्जेक्ट हम मैस जो है वो अर्थ का ले रहे हैं, उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं, और दूसरा उसकी सरफेस पर हमने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये बेंच रखा है जो है अर्थ की सरफेस पर, कोई चेयर रखी है, कोई गिलास रखा है, कोई और ऑब्जेक्ट रखा है। हम लेट कोई भी चेयर कर लेते हैं, कोई टेबल रख लेते हैं, उसके मैस को हमने स्मॉलर m से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर ज़मीन के मास को कैपिटल M से डिनोट करा रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है बहुत मैसिव है, बहुत ज़्यादा मास है, जिसकी वजह से हमने रिप्रेजेंट कराना है कैपिटल M से। और जो ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस पर रखा है, ज़मीन की सतह पर हमने रखा है, उसे छोटे m से, स्मॉलर m से जो है रिप्रेजेंट करा रहे हैं। अब 2 मासेस हो गए ये, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, जिसे हम d से डिनोट कराते थे, यहाँ पर आज वो फासला क्या बनेगा? क्योंकि ये सरफेस पर रखा है तो वो फासला इक्वल टू बनेगा रेडियस ऑफ अर्थ, ज़मीन के रदास के बराबर का फासला होगा। अब ये सारी जो हैं हम लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बातें करनी हैं कि लेट हमने एक ऑब्जेक्ट रखा सरफेस पर, अटेंटिव रहिएगा, यहाँ नहीं लिखी मैंने ये वर्डिंग्स, तो ये आपने ख़ुद बनानी है, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि हमने क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका मास जो है स्मॉलर m से रिप्रेजेंट किया, अर्थ के मास को कैपिटल M से, उनका फासला कितना है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा कि इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी जो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F इज़ इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, M ये इस ऑब्जेक्ट का मैस जिसे हम M1 कहते थे, याद होगा आपको। ये M2 क्या है? हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है। ये R क्या है? वहाँ पर D था हमारे पास, उसे हमने क्या रिप्रेजेंट कराया? R, क्योंकि ये जो फासला है ये ज़मीन के रदास के बराबर है, तो ये R²। असल में ये हमारे पास वही ग्रेविटेशन का कानून है, उसी की इक्वेशन है, हमने उसे सेट किया आज के इस टॉपिक के मुताबिक। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैस ऑफ चेयर, अगर हमने यहाँ टेबल रखी है, ये मैस ऑफ अर्थ, ये उनके दरमियान का फासला, उसका स्क्वायर। फासला क्या है? डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर आ गया। बेटा यहाँ तक ये इक्वेशन 1 क्लियर हो गई। अब फोर्स क्या है?
फोर्स लगनी है हमारे पास, वेट की फोर्स, ज़मीन की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगती है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। और हमेशा वो कहाँ होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, खींचती है ज़मीन का मरकज़, तमाम अजसाम को अपने मरकज़ की तरफ खींचता है। तो वही फोर्स किसके बराबर होगी? वेट के बराबर। और वेट किसके बराबर होता है? W = mg। तो यहाँ पर जो F लिखा हुआ है, अटेंटिव रहिएगा, उसे हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी mg। आगे राइट हैंड साइड थी g m me/r², वो पूरा मैंने लिख दिया। अब अगर हम गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर m है, राइट हैंड साइड में भी स्मॉलर m है, सिमिलर है, सेम है, मैंने डायरेक्ट कट कर दिया, वरना ये भी हो सकता था कि ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड होगा, तकसीम होगा, और जब तकसीम होगा तो ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब ये तो कट हो गए, अब हमारे पास क्या बचा है? रिमेनिंग में क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। राइट साइड पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस। वही इक्वेशन देखें, m कट हो गया था हमारे पास, दोनों तरफ से हमने m कट कर दिया। अब हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। हमने फाइंड बेटा ये करना है मास ऑफ अर्थ, जिसे हमने फाइंड करना होता है। ये रूल है मैथमेटिक्स का, जिसकी वैल्यू, फ़र्ज़ करें मैथ में आप कर रहे होते हैं, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है उसे अकेला एक साइड पर रखते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ME फाइंड आउट करना है, अटेंटिव रहना। ये इधर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है बराबर के, इक्वालिटी के राइट साइड पे। इसे जब इधर ले जाएंगे, यहाँ तकसीम हो रहा है, इधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। यहीं से देखें g/2। अब राइट साइड पे क्या बचा है? GME, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये दो बचे हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले हमने इनकी साइड चेंज कर दी, इसको पहले लिख दिया लेफ्ट साइड पर और इसे राइट साइड। ये देखें GME, ये लेफ्ट साइड पर आ गया और ये कहाँ चला गया? g/2 राइट साइड। अब हमने ये लेफ्ट साइड पे रखना है, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, ये जब उधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ME अकेला आ गया, आगे g/2 पहले से लिखा हुआ था, ये यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? मल्टीप्लाई, जब इधर जाएगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, यही हमने, ये फार्मूला आ गया आपके पास क्या फाइंड आउट करने के लिए? मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए, ज़मीन का मास निकालने के लिए फार्मूला है g/2/g। ये कैपिटल M से मास ऑफ अर्थ, स्मॉलर g से बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस है, फासला है, कहाँ का फासला है? ज़मीन के मरकज़ से, तो उसे रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर लेंगे, और ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन सब की अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे, पहले बेटा राइट करेंगे आप, फिर आप उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले क्या है? g, तो लिखा है मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, स्मॉलर g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू खुद बता दी गई है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, 10 मीटर/सेकंड²। ये इसका यूनिट आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट बेटा क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, बुक में दी हुई है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? r से रिप्रेजेंट होगा। वैल्यू इसकी क्या बताई गई? 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर। कुछ सवालों में बेटा 6400 किलोमीटर भी आएगा, वो आप लोग फ़िलहाल यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ 6400 कैसे बनेगा। 6.4 है, जब 2 ज़ीरोज़ और लगेंगी, इशारिया साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ रखा है, 3 दर्जे उधर जाएगा तो यहाँ 3 बाकी बचेगा, और 3 बाकी बचेगा तो उसे किलो में कन्वर्ट कर देंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसमें मैं डिटेल से आपको समझा दूँगा। फ़िलहाल आप इसकी वैल्यू यही याद रखनी है कि मीटर्स में कितनी दी गई है? 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻⁶। नेक्स्ट है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पहले टॉपिक में हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट यूज़ किया था उसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू भी बताई थी 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11। यूनिट इसका क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
अब ये सारी वैल्यूज़ जी की आ गई, आर की आ गई, कैपिटल जी की सारों की वैल्यूज़ आ गई। आप इसमें दर्ज करेंगे तो मैथ ऑफ अर्थ आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने इन सब की क्या की बेटा, वैल्यूज़ पुट करनी है। एक और बात याद रखिएगा, जब आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त, फिजिक्स करते वक्त, तो आपको यहाँ यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों से मिस्टेक होती है, यहाँ ना लिखा करें यूनिट्स, आप लोग हाँ डाटा में यूनिट शो कराएं और जब फाइनल आप आंसर लिख रहे हैं उसमें यूनिट शो करें, सफिशेंट है। यहाँ पर हल करते वक्त आप यूनिट साथ ना लिखें, जस्ट वैल्यूज़ लिखा करें। अब गौर कीजिएगा, ME सबसे पहले बेटा क्या है, जी की वैल्यू कितनी है 10, ये हमने 10 लिख दी। आगे बेटा R का स्क्वायर है, R की वैल्यू क्या है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। हमने लिखा 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। इस सारे का, क्योंकि पूरी वैल्यू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है, और R का क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, मुरब्बा लगा दिया। अब बटे में आ जाएं, डिवाइड में आ जाएं, नीचे क्या था बेटा, जी है, तो जी की वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर -11। 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -11। ये पूरी वैल्यूज़ इस फार्मूले में हमने यहाँ से देखते हुए लिख दी हैं। अब बेटा इनको कैलकुलेट करना है, अटेंटिव रहिएगा। ये 10 यहाँ से आ गया, ये 10 आगे मल्टीप्लाई 6.4 का स्क्वायर है, 6.4 का स्क्वायर है, क्या मतलब है 6.4 को 6.4 से ज़रब देंगे, जिसका स्क्वायर होता है उसे उसी के साथ 2 मरतबा ज़रब दी जाती है। तो जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.4 का स्क्वायर क्या आएगा 40.96। 6.4 को 6.4 से ज़रब देंगे, अगर देखें खाली 6 होता, 6 को 6 से ज़रब दें 36 बनता है। अब 0.4 है तो उधर भी 0.4 है, तो इनको जब कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो 40.96 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट है 10 रेज़ टू द पावर 6, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैथ का असूल लगता है, ये नहीं होगा कि हम 6 को आपस में 2 मरतबा ज़रब दें, तो 6 को 6 से ज़रब दे देंगे तो ये तो 36 बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, पावर की सूरत में ऐसा रूल नहीं है। मैथ का रूल है कि जब पावर की अगेन पावर हो, पावर की अगेन पावर हो, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो एक पावर 6 है आपके पास, दूसरी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 12 आंसर आएगा। कि जब 10 की पावर 6 उसकी दोबारा से पावर 6 है, ताकत 2 है, तो ये पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो 10 की पावर बेटा 12 आ जाएगा। नीचे वाला वैसे ही हमने एज़ यूजुअल जो है रूटीन के साथ लिख दिया है। अब कोशिश करेंगे हम 10 की पावर्स को एक साथ ले जाएं। ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 12 और ये नीचे है 10 रेज़ टू द पावर -11। मैथ का असूल है जब नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर्स के साइन जो हैं, अलामात जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ऊपर जाकर नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव। अब ये 40.96 अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, 1 2 3 पावर्स थी वो अलग कर रहा हूँ। 10 की पावर 1 ऊपर ही था, 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर 12 ऊपर ही था, वहीं लिख दिया। 10 रेज़ टू द पावर -11 नीचे था, मैं ऊपर लेकर गया हूँ, वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर नेगेटिव 11 था, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव हो गया, ऊपर चला गया बटे के। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करें आपस में। इनको जब सॉल्व करेंगे 40.96 40.96 6.673 से जब डिवाइड करते हैं बेटा आंसर आता है 6.1। इसे आप खाली 6 भी लिख सकते हैं। अब आगे देख लें 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 12, 10 रेज़ टू द पावर 11, तो 10 की ही पावर्स हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। उनके एक्सपोनेंट्स क्या किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, बेस सेम है, ज़रब हो रही हैं, असास एक जैसी हैं, तो कुव्वत नुमा क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो अब 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 12 और 12 मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा 10 की पावर 10 की पावर 24। ये 6 है, हम इसे डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 24
किलोग्राम। ये आपके पास अथेंटिक आंसर है। मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास कैलकुलेट किया है, ये हमने किसकी मदद से किया है बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। इसे एज ए लॉन्ग बेटा आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जो है फिर आपके टर्म एग्ज़ाम्स हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।